राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक घमंडी बेटे की कहानी, जिसने दौलत के घमंड में आकर अपनी माँ और बहनों को घर से निकाला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शारदा जी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा और 3 छोटी बेटियां थीं। आज उनका बेटा राकेश अपनी माँ शांति जी से कहने लगा, और माँ, तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो और अपने तीनों बेटियों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। अपने बेटे की बातें सुनकर शांति जी स्तब्ध खड़ी रह गईं। आंखों में आंसू लिए हुए बोली, बेटा, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, और वह भी 3 बड़ी बेटियों को लेकर। एक तुम ही तो मेरा सहारा हो ना। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अगर तुम मुझे और अपनी बहनों को घर से निकाल दोगे बेटा, तो हम कहाँ जाएंगे। तभी शांति जी की बात सुनकर अंदर से उनकी बहू रीता भड़कती हुई आई और कहने लगी, हमने ठेका नहीं ले रखा है अम्मा जी तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का। तुम सब गांव की गंवार हो। अपने पास रखकर मुझे कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, यह तो मैं ही जानती हूँ। अब बिल्कुल नहीं सहूंगी मैं हाई फाई सोसाइटी में रहती हूँ। मेरी सारी सहेलियाँ भी हाई फाई सोसाइटी में रहती हैं। तुम लोगों की वजह से मैं उन्हें अपने घर पर भी नहीं बुला पाती हूँ। तुम लोगों को देखकर वह लोग मुझ पर हंसती हैं। इसलिए निकल जाओ मेरे घर से। अब मुझे फ्री होकर अपनी जिंदगी जीने दो। तभी शांति जी बोली, बेटा, वैसे भी तुमने हमें पीछे का एक कमरा ही तो दे रखा है। हम तो माँ बेटी वैसे भी तुम्हारे इतने बड़े घर में आते ही नहीं हैं। जैसे तुम लोग कहते हैं हम उसी तरह से तो रहते हैं, फिर भी हमें तुम घर से निकाल रहे हो। फिर शांति जी अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद एक तुम लोग ही तो अपनी बहनों का सहारा हो। भूल गए क्या राकेश, तुम्हारे बाबूजी के मरते समय तुमने अपने बाबूजी से वादा किया था कि अपनी माँ का और अपनी बहनों का ख्याल रखोगे, अपनी बहनों की पढ़ाई पूरी करवाओगे और उनकी शादी भी करोगे। और मुझे भी तो यही कहकर तुमने गांव की ज़मीन को बिकवा दिया कि मुझे और अपनी बहनों को शहर में रखोगे। इसी वजह से मैंने तुम्हारे कहने पर गांव का घर और ज़मीन दोनों बेच दिया। चलो, उसके पिताजी के बाद बड़ा भाई तो है अपनी बहनों को संभालने के लिए, लेकिन तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछा छुटाना चाहते हो बेटा। अब तो हम गांव भी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि ना तो वहाँ घर बचा है और ना ही ज़मीन। तभी उनकी बहू, जो कमरे में से एक बैग में सारे कपड़े पैक करके उनके सामने फेंकते हुए बोली, राकेश, अब तुम्हारी माँ इस घर में एक दिन भी अपनी बेटियों के साथ रुकी तो समझ लेना मैं इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी और अपने पापा से कह दूंगी कि अपने दामाद की जगह बिजनेस पार्टनर किसी और को बना लो। यह सुनकर राकेश घबरा गया और बोला, नहीं नहीं रीता, ऐसे कैसे तुम मायके चली जाओगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। राकेश, रीता कहने लगी, देख लो, समझ जाओ। राकेश यह अच्छी तरह से जानता था कि आज रीता के पिताजी की वजह से ही वह इतने बड़े बंगले में खड़ा है। उनके बिजनेस में पार्टनर होने की वजह से ही वह बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसके पास, और यह सारी शान और शौकत रीता के पिताजी की वजह से ही है। अगर रीता मायके चली गई और उसके पिताजी राकेश से नाराज हो गए तो मेरा सारा ऐशो आराम छिन जाएगा। यही सोचकर जो राकेश ने दरवाजे पर पड़े हुए बैग को उठाकर माँ के हाथों में थमाते हुए बोला, माँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या रीता ने क्या कहा है। जो अभी भी घर की दहलीज पर खड़ी हो, निकल जाओ मेरे घर से अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से। तभी जो शांति जी को बड़ी बेटी जो रीना, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी, बोली, भैया, आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हो। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। बचपन में हम सभी लोग साथ साथ में खेलते थे। मुझे तो अपने भाई पर इतना गुमान था, लेकिन आज आपके व्यवहार को देखकर मन बड़ा दुखी हो गया है। मुझे तो लगता है भैया, पिताजी के जाने के बाद आप हम सब की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे।
तुमसे हम सबकी बड़ी उम्मीदें थीं। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, इतना बड़ा बंगला, गाड़ी, खूब सारा पैसा है भैया, तो क्या अपनी बूढ़ी माँ और बहनों को तुम रख नहीं सकते हो? तभी चिल्लाती हुई उसकी भाभी रीता बोली, हाँ हाँ, तुम अकेली माँ होती, तुम्हारी तो घर के किसी कोने में पड़ी भी रहती, लेकिन पूरी की पूरी पलटन साथ में लेकर चलती हैं तुम्हारी माँ। अब 3-3 बेटियों को रखना हमारे बस की बात नहीं है। हमने इधर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो तुम लोगों को अपने घर में रखेंगे। इसलिए अब तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। यह घर मेरे पापा का दिया हुआ है, इसमें सिर्फ मेरा और मेरे पति का हक है। दरअसल रीता को यही चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो उसका पति राकेश अपने माँ और बहनों के प्यार की वजह से कहीं पिघल ना जाए और उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्च और शादी ब्याह के खर्च उठाने के लिए तैयार ना हो जाए। रीता ने पहले ही यह प्लान बना लिया था। इन माँ बेटी को घर से निकालना ही अच्छा है और राकेश को भी अपनी माँ और बहनों से पैसा और शानो शौकत ज़्यादा प्यारा था। वह जिंदगी के ऐशो आराम के लिए अपनी माँ और बहनों को छोड़ने के लिए तैयार था। राकेश अगर थोड़ा बहुत अपनी माँ की तरफ खिंचता भी तो रीता उसे अपने डैडी की धमकी देकर अपनी बात मनवा लेती थी। वह अच्छी तरह से जानती थी राकेश को पैसे ज़्यादा प्यारे हैं और अपनी बूढ़ी माँ और बहनों की वजह से राकेश अपनी लग्जरी लाइफ कभी नहीं छोड़ेगा। यह सब सोचते हुए रीता फिर से बोली, बुढ़िया, सुनाई नहीं देता क्या? उठाओ अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। तभी बड़ी बेटी कविता बोली, भाभी, अब आप एक भी शब्द मत बोलिए, बहुत बेइज्जती कर ली है माँ की, और कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रीता बोली, ओहो, देखो तो सही तुम्हारी बहन के नखरे। राकेश, गुरूर तो ऐसा भरा है जैसे कहीं की महारानी हो। तब कविता बोली, भाभी, महारानी हो या नहीं, लेकिन आपकी फालतू की बातें अब हम नहीं सुनेंगे। जब तक आपके घर में रह रही थी तब तक हमने बहुत कुछ सहन किया था। तुम्हारे घर के सारे काम भी हम चारों माँ बेटियां ही करती थीं। कुछ फ्री में नहीं रखती थी तुम हमें अपने घर में। अब इन कामों के लिए तुम्हें जब काम वाली रखनी पड़ेगी तब तुम्हें हमारी कीमत पता चलेगी। रीता बोली, देख रहे हो राकेश, अपनी बहन के तेवर, हाथ में एक पैसा नहीं है लेकिन अकड़ 7वें आसमान पर है। तभी कविता बोली, भाभी, यह अकड़ नहीं बल्कि स्वाभिमान है। तभी शांति जी बेटी को शांत कराते हुए बोली, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। शहर में आकर जो बेटा इतना बदल जाएगा इसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब बहू तो पराई थी लेकिन बेटा भी पराया हो गया, तो अब इधर रहकर हम क्या करेंगे? ठीक है बेटा, तुम्हारे घर से जा रहे हैं। जाते जाते शांति जी अपनी बहू से बोली, बहू, जिस पैसे और रुतबे का तुम्हें इतना घमंड है ना, एक दिन देखना मेरी बेटियां तुम्हारा घमंड तोड़ देंगी। वह भी कामयाबी के ऐसे मुकाम को छुएंगी जिसकी कभी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। शांति जी की बात सुनकर उनकी बहू रीता हंसने लगी और बोली, हाँ हाँ, आता ही क्या है तुम्हारी बेटियों को, झाड़ू पोछा करने के सिवा तो उन्हें कुछ आता नहीं है। किसी के घर में जाकर बस यही कर सकती हैं, वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और के चली हैं मेरी बराबरी करने। कहते हुए रीता ने शांति जी को और उनकी बेटियों को धक्का दे दिया और बोली, पलटकर दोबारा मेरे घर में कभी मत आना। शांति जी अपने बेटे की तरफ बड़ी आशा से देख रही थी, पर बेटा राकेश भी चुपचाप सर झुकाकर घर के अंदर चला गया। बेटे का व्यवहार शांति जी को खाए जा रहा था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। अपनी तीनों बेटियों को लेकर शांति जी वहाँ से चल दी और थोड़ी दूर जाकर सड़क के किनारे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। सबसे छोटी बेटी प्रिया रोने लगी और बोली, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? क्या हमें इसी पेड़ के नीचे रहना होगा? बेटी की बात सुनकर शांति जी अपनी तीनों बेटियों को गले से लगा लिया और हिम्मत देते हुए उन्हें कहने लगी, नहीं बेटा, एक दिन हमारा अपना भी घर होगा, हम भी अपने घर में शान से रहेंगे।
सारी सुख सुविधाएं होंगी, कोई कमी नहीं होगी हमारे पास भी। बस कुछ दिन मुसीबतों के हैं और हमें इन्हें पार करना है। सुख दुख तो सबकी जिंदगी में आता है बेटा। अभी हमारा अच्छा समय नहीं चल रहा है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तभी तो 5 महीने पहले तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब तुम्हारे भैया ने भी हमें छोड़ दिया। लेकिन ये समय भी बीत जाएगा बेटा, और एक दिन देखना हमारा समय भी आएगा। इस तरह से शांति जी अपनी बेटियों को हिम्मत दे रही थी। शांति जी की हिम्मत की वजह से ही उनकी बेटी जो कविता भी बड़ी ही हिम्मत वाली थी। शाम होते होते सबको भूख लगने लगी। अब शांति जी इधर उधर आसपास उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब से वो भैया के पास शहर में आए थे, तब से भैया उन्हें कहीं भी लेकर नहीं गए थे जिससे शहर में उनकी कुछ जान पहचान हो। तभी पास में ही किसी मंदिर के घंटी बजने की आवाज आने लगी। तभी शांति जी ने कहा, चलो उधर चलते हैं, हो सकता है उधर हमें कुछ खाने को मिल जाए। शांति जी अपनी तीनों बेटियों को लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। देखा तो मंदिर में भगवान की दया से भंडारा हो रहा था। शांति जी बेटियों के साथ भंडारे का भोजन करने लगी और भगवान का लाख लाख शुक्र करने लगी कि हे भगवान, तेरा धन्यवाद है, तू ने जो जन्म दिया है तो खाने का इंतजाम भी करता है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। आज तो मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा हो गया कि तू किसी को भी भूखा नहीं सोने देता। 1-2 दिन तो शांति जी के मंदिर में ही वहाँ का प्रसाद खाकर निकल गए। लेकिन फिर वह अपनी बेटियों से बोली कि बेटी, अब हम इस तरह से ज़्यादा दिन तक तो नहीं रह सकते, हमें तो कुछ करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ काम ढूंढना होगा, तभी हम पैसा कमा पाएंगे और अपने लिए एक छत ले पाएंगे और मेहनत से ही 2 वक्त का खाना भी खा पाएंगे। तभी शांति जी की बड़ी बेटी कविता बोली, लेकिन माँ, हमारे हाथ में तो एक पैसा भी नहीं है और बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब शांति जी ने अपने कानों के छोटे छोटे कुंडलों को उतारते हुए कविता के हाथ में रख दिए और बोली, बेटा, हम इन सोने के कुंडलों को बेच देंगे। तब कविता कहने लगी, माँ, हमें तो पता भी नहीं है कि हम इनको कहाँ बेचेंगे। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए एक सेठ सेठानी उन्हें दिखाई दिए। शांति जी उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, आप मुझे बड़े ही धनी व्यक्ति लग रहे हैं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप मेरे सोने के कुंडल ले लीजिए और खरे सोने के बने हुए, चाहे तो आप इनको चेक भी करवा सकते हैं। इसके बदले में जितनी भी कीमत आपको ठीक लगे वह मुझे दे देना, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वह सेठ सेठानी बहुत ही भले लोग थे। वे कहने लगे, बहन, तुम कुंडल क्यों बेच रही हो? तब शांति जी बोली, बस जी, कुछ मजबूरी है साहब, 3 बेटियों की जिम्मेदारी है, इसलिए बेचने पड़ रहे हैं। इतना कहते कहते शांति जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, कहाँ से आई हैं तुम ये कहाँ से आई हो और कहाँ हैं तुम्हारी बेटियां? सेठानी ने पूछा तो शांति जी ने सीढ़ियों पर बैठी अपनी तीनों बेटियों की तरफ इशारा किया। तभी सेठ जी बोले, तुम इन पैसों से क्या करोगी? इससे तो कुछ दिनों का ही खर्चा चलेगा। मैं, शांति जी बोली, एक सब्जी का ठेला खरीद लूंगी और अपनी सब बेटियों के साथ सब्जी बेचूंगी। सेठ सेठानी जी शांति जी की मजबूरी को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। बेचारी 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी, इसलिए वह कुंडल खरीदने को तैयार हो गए और उसके बदले में उन्होंने उन्हें जो कुंडलों की कीमत थी वह दे दी। अब सेठानी और सेठ जी फिर से मंदिर में आए तो देखने लगे शांति जी मंदिर के पास ही एक सब्जी का ठेला लगाए हुए थी, जिस पर सभी ताजी ताजी सब्जियां रखी हुई थी। अपनी बेटियों के साथ शांति जी सब्जी बेच रही थी। शांति जी की ईमानदारी को देखकर सेठ सेठानी उनके पास गए और उन्हें देखते ही शांति जी बोली, अरे साहब, बताओ आपको क्या सब्जी चाहिए? आपने हमारे ऊपर इतने एहसान किए हैं, हम आपको ऐसे ही सब्जी दे देंगे। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, हम सब्जी लेने नहीं आए हैं, बल्कि हम तुमसे कुछ कहने आए हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो अपनी बेटियों के साथ मेरे घर आकर रह सकती हो। दरअसल हम
दोनों पति पत्नी बहुत बड़े घर में अकेले रहते हैं। हमारी कोई संतान नहीं है। शादी को भी पूरे 30 वर्ष हो गए हैं। खाली घर काटने को दौड़ता है। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर में ना तो कोई बात करने को है और ना ही कोई अपना है। तुम्हें हमारी ज़रूरत है और मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग मेरे घर में आकर रहें। शांति जी बोली, साहब मैं बिना कुछ काम धाम किए आपके घर में फ्री में नहीं रह सकती हूँ। अगर आपके घर में कुछ काम धाम है तो आप मुझे काम के बदले पैसे देंगे तो हम आपके घर जरूर आकर रहेंगे। यह सुनकर सेठ सेठानी खुश हो गए कि सच में शांति जी और उनकी बेटियां बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी हैं। उन्होंने कहा कि मेरा घर बहुत बड़ा है और बहुत सारे काम भी हैं। हमारा रसोइया काम छोड़कर चला गया है। अगर तुम खाना बनाने का और साफ सफाई का काम कर सकती हो तो मेरे घर आकर रह सकती हो। बहुत सोच विचार करने के बाद शांति जी अपनी बेटियों से सलाह मशवरा करने लगी तो उनकी बड़ी बेटी कविता बोली, माँ हमें काम भी मिल रहा है और रहने के लिए छत भी मिल रही है, तो अच्छा है हम सेठ जी के घर चलते हैं। बेटियों की बात करके जो शांति जी सेठ जी से कह दिया कि ठीक है सेठ साहब, आज तो नहीं कल से हम आपके घर आ जाएंगे, आप बता देना हमें कहाँ आना है। सेठ जी बोले, ठीक है हम आपको कल खुद ही लेने आ जाएंगे। इतना कहकर सेठ सेठानी अपने घर चले गए। उनके जाते ही शांति जी के बेटे बहू मंदिर में आई और उनकी नज़र शांति जी और उनके ठेले पर गई। सब्जी बेचते देखकर पहले तो उनकी बहू रीता जो ठहाका लगाकर हंसने लगी, फिर कहने लगी, मैंने कहा था ना तुम माँ बेटियों की यही औकात है, या तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करोगी या बर्तन धो लोगी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें सड़कों पर सब्जी बेचनी पड़ेगी। और क्या तुम्हें यही शहर मिला था सब्जी बेचने के लिए? कुछ तो हमारे बारे में सोच लिया होता। शांति जी बोली, बहू अगर आज मुझे सब्जी का ठेला लगाना पड़ रहा है तो इसके जिम्मेदार भी तुम दोनों ही हो, क्योंकि तुम दोनों के कहने पर ही मैंने गांव की जमीन और घर बेच दिया था। लेकिन शहर में आकर बेटा इतना स्वार्थी निकल जाएगा इसका मुझे पता नहीं था। अगर हमें गांव में मेरा घर और जमीन अगर होती तो हम वहीं चले जाते, लेकिन तुम दोनों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारा सब कुछ छीन लिया। लेकिन एक दिन हमारा समय जरूर बदलेगा बहू। जितना आज तुम मेरा और मेरी बेटियों का मजाक बना रही हो, एक दिन देखना तुम्हारी बराबरी में मेरी बेटियां खड़ी होकर दिखाएंगी। तभी बहू फिर से हंसते हुए कहने लगी, क्यों मजाक करती है बुढ़िया, सब्जी का ठेला लगाकर तुम्हारी बेटियां मेरी बराबरी करेंगी, हटाओ यहाँ से सब्जी का ठेला। कहते हुए बहू ने सारी सब्जी फेंक दी। बेटा राकेश पास में खड़ा सब कुछ देख रहा था पर कुछ नहीं बोला। सब्जी फेंककर दोनों बेटे बहू कार में बैठकर अपने घर चले गए। आज शांति जी और उनकी बेटियों की आंखों से आंसू नहीं थे, बल्कि उन सब के दिल में एक ऐसी तमन्ना जाग रही थी कि अब बस किसी भी तरह से खूब सारे पैसे कमाने हैं, भाई और भाभी को उनकी औकात दिखानी है, फिर चाहे उनके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़े। हम तीनों बहनें मेहनत करेंगी, लेकिन अपनी माँ का सर कभी नहीं झुकने देंगी। कविता कहने लगी, माँ तुम चिंता मत करो। तो शांति जी ने अपनी तीनों बेटियों को गले से लगा लिया। अगले दिन सुबह सुबह मंदिर के पास शांति जी अपनी बेटियों के साथ बैठी हुई थी। तभी सेठ सेठानी अपनी कार लेकर उन्हें लेने के लिए आ गई। पहले सबने भगवान के दर्शन किए, फिर चारों माँ बेटी सेठ सेठानी के साथ कार में बैठकर उनके घर आ गईं। सच में सेठ जी का घर बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर में रहने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे। बाहर की तरफ एक पोर्शन बना हुआ था जो कि उनके घर के रसोइये का था। शांति जी अपनी तीनों बेटियों के साथ उसी पोर्शन में रहने लगी। एक दिन सेठानी जी वहां आई तो उन्होंने देखा शांति जी की दोनों बड़ी बेटियां घर का सारा काम निपटाने के बाद कुछ पढ़ रही थीं। तभी सेठानी जी ने पूछा, क्या पढ़ रही हो बेटा? तब दोनों बहनें बोली, कुछ नहीं आंटी जी, यह हमारी पुरानी किताब है, पढ़ने का शौक है, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छूट गई,
इसलिए अपनी पुरानी किताबों को पढ़कर मन हल्का कर लेते हैं। सेठानी जी बोली, क्या तुम्हें पढ़ाई का शौक है तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? कल ही हम तुम्हारा किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। तो तुम्हारा ही क्या, तुम तीनों बहनों का कॉलेज और स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। आराम से तुम तीनों बहनें पढ़ाई करना। सेठानी जी की बात सुनकर तीनों बेटियों की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। पढ़ाई की बात आने पर वह एक बार भी मना नहीं कर पाईं और जल्दी ही सेठ और सेठानी ने उन तीनों बहनों का एडमिशन करवा दिया। घर के सारे काम धाम करने के बाद शांति जी की तीनों बेटियां मन लगाकर पढ़ाई करती। कविता का LLB करने का सपना था और जल्दी उसने अपने इस सपने को पूरा कर दिखाया। दूसरे नंबर की बेटी जो मीना थी वह पुलिस विभाग में अफसर बन गई और सबसे छोटी बेटी प्रिया अभी UPSC की तैयारी कर रही थी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत गया, क्योंकि समय तो अपनी रफ्तार से चलता है। इस तरह से 8 साल बीत गए। इन 8 सालों में शांति जी की जिंदगी में खुशियों की लहर दौड़ गई थी और उधर उनके बेटे और बहू की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। उनकी बहू के पिताजी, जिसके बिजनेस में उनका बेटा राकेश जो पार्टनर था, उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई, जिससे सारा बिजनेस का भार राकेश के कंधों पर आ गया। राकेश बिजनेस में पार्टनर जरूर था, लेकिन उसे बिजनेस को चलाना नहीं आता था और न ही उसने कभी उन्हें सीखने की कोशिश की थी। सिर्फ ऊपरी तौर पर वह अपनी पत्नी के पिता का साथ देता रहा। धीरे धीरे उसके बिजनेस में घाटा होता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा बिजनेस घाटे में चला गया। अब उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, इधर उधर भटकते हुए काम ढूंढ रहा था। तभी एक दिन उसकी नज़र अपनी बहन कविता पर पड़ी, जो एक कार में बैठकर जा रही थी। वह अपनी बाइक से कविता का पीछा करने लगा और पीछा करते करते उस घर तक पहुंच गया, जहां कविता कार से उतरकर अपने घर के अंदर चली गई। पर उसका भाई राकेश वहीं खड़ा उस घर को देखता रह गया और दबे पांव वापस अपने घर चला आया। घर आते ही सबसे पहले उसने अपनी पत्नी रीता को सारी बात बताई कि उसकी माँ और तीनों बहनें हमसे बहुत आगे निकल गई हैं। आज उनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यह सुनते ही रीता का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कहने लगी कि तुम जाओ और अपनी माँ और बहन से मदद मांग लो, तुम तो उनके बेटे हो, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इसलिए जाओ और मेरे पिताजी के बिजनेस को फिर से खरीदने के लिए उनके आगे हाथ फैलाओ, पैसे मांगो और मेरे पिताजी के बिजनेस को फिर से उठाओ। तब राकेश कहने लगा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ रीता, पहले तो हमने उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, अब किस मुंह से मैं उनके पास जाऊंगा। रीता कहने लगी, क्यों, आज तुम्हारी माँ के पास इतना सारा पैसा है तो क्या वह अपने बेटे की मदद नहीं करेगी? तुम उनके बेटे हो, जब तुम्हें रोता गिड़गिड़ाता हुआ देखेगी तो जरूर तुम्हारी मदद कर देगी, उनका दिल पिघल जाएगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, देखती हूँ उस बुढ़िया के बंगले और गाड़ी को। कहते हुए रीता अपने पति के साथ बाइक पर बैठकर वहां से चल दी। राकेश ने अपनी माँ के घर के सामने जाकर बाइक रोक दिया और रीता को घर दिखाते हुए बोला कि यही मेरी माँ का घर है। इतना बड़ा घर और गाड़ी देखकर रीता कहने लगी, उस सब्जी बेचने वाली बुढ़िया ने इतना बड़ा घर कैसे खरीद लिया? जरूर इन लोगों ने किसी से मदद मांगी होगी, वरना इन लोगों के पास तो खाने के भी लाले पड़ गए थे। तभी राकेश बोला, क्या अंदर भी चलोगी या यहीं पर खड़ी होकर इस घर को देखती रहोगी? रीता बोली, हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन क्या बोलना है उस बात का ध्यान रखना, अगर झूठे आंसू बहाने पड़े तो वो भी बहा देना। कहते हुए दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हुए घर की डोर बेल बजाई तो अंदर से शांति जी ने आकर दरवाजा खोला। अपने सामने जो शांति जी को देखकर बहू बेटे दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, क्योंकि शांति जी जब उनके पास रहती थी तो एकदम से दुबली पतली और सूती साड़ी पहने रखती थी, लेकिन आज उन्होंने सिल्क की महंगी साड़ी पहन रखी थी। शरीर से भी हट्टी कट्टी लग रही थी। गले में सोने की मोटी सी चैन पहन रखी थी।
हाथ में घड़ी बंधी हुई थी। यह देखकर दोनों बेटे बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अपने बेटे बहू को देखते ही शांति जी ने कहा, बोलो कैसे आना हुआ। तभी दोनों बेटे बहू शांति जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, प्लीज़ माँ जी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया। घड़ियालू आंसू निकालते हुए रीता बोली, हाँ माँ जी आप हमें माफ़ कर दो, अपने बेटे बहू को देखो कितने परेशान हैं हम लोग। तभी अंदर से आते हुए कविता ने कहा, अच्छा भाभी, जब आप लोगों ने हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था तब हम भी तो परेशान ही थे। आपने एक बार भी यह नहीं सोचा कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। तुम्हें तो अपने पैसों का बहुत घमंड था। आज कहाँ गया तुम्हारा पैसा और घमंड, जो हमारे सामने हाथ जोड़कर पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही हो। तभी शांति जी कहने लगी, क्यों बेटा, तुमने जब हमको घर से निकाला था तब मैंने कहा था ना कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। एक दिन मेरी बेटियां तुम्हारी बराबर में खड़ी होकर दिखाएंगी। और आज देखो मेरी तीनों बेटियां तुमसे बहुत आगे निकल गई हैं। तुम्हें अपने पैसों का और अपने स्टेटस का बहुत ज़्यादा घमंड था, तो देखो आज पूरे शहर में मेरी बेटियों के चर्चे हैं। जब लोग यह कहते हैं कि देखो शांति जी की एक बेटी वकील बन गई है, एक पुलिस अफसर बन गई है और एक यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो बेटा मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मेरी बेटियां मेरी शान है। यह सुनकर रीता आग बबूला होते हुए बोली, अच्छा बुढ़िया, तेरे अंदर इतना घमंड आ गया। पर देखना आगे कुछ बोलती इससे पहले ही राकेश ने उसे रोक दिया और शांति जी से कहने लगा, माँ वह तीनों आपकी बेटियां हैं तो मैं भी तो आपका बेटा हूँ। आज आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है तो क्या आप उसकी मदद नहीं करोगी। तभी शांति जी बोली, मदद? कौन सी मदद? तुम्हारे जैसे बेटे होने से तो अच्छा होता कि मुझे एक बेटी और हो जाती। मुझे नहीं चाहिए था तुम्हारे जैसा स्वार्थी और लालची बेटा जिसे पैसों के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। तुमने कभी बेटा होने का फर्ज नहीं निभाया और मुझे बेटे का ज्ञान दे रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, इसकी लिस्ट अगर निकाल कर दे दूं तो गिनतियां करते रह जाओगे। एक माँ का सब्जियां बेचना भी तुम्हें गवारा नहीं लगा। कभी यह चिंता नहीं की कि माँ को घर से निकाल तो दिया है, माँ क्या खाएगी, बाहर 3-3 बेटियों को लेकर अनजान शहर में कहाँ रहेगी। तुमने जब अपनी माँ और बहनों के बारे में कुछ नहीं सोचा तो अब मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत करना। फिर अपनी बहू की तरफ देखते हुए शांति जी बोली, बहू भगवान के से जो ना नीचे रहकर पैसों का घमंड कभी मत करना, क्योंकि भगवान के सामने घमंड किसी का नहीं चलता। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। अब तुमने जो बोया है वही काटोगे। कहकर शांति जी ने दरवाजा बंद कर लिया। बेटे बहू अपना मुंह लेकर वहां से चले गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।